में बांटा जा सकता है। बिल्कुल आप सभी जुड़ जाएं जो है। चर्चा करेंगे हम लोग भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता पर, और इसकी मुख्य विशेषताएं दो प्रकार की है। भारतीय संविधान की जो है मुख्य विशेषताएं कितने प्रकार की है, तो दो प्रकार की है। कुछ विशेषताएं अद्वितीय है, इसमें जो है भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं अद्वितीय यूनिक है। कहने का अर्थ कि वह पूर्व के संविधानों में नहीं पाई जाती है। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया, तो पूर्व में यह विशेषताएं नहीं पाई जाती है। पूर्व के संविधान में जो है कानून तो पहले भी बन रहे थे, चाहे वह 1919 का अधिनियम हो, या 1919 का अधिनियम हो, या 1935 का अधिनियम हो, कानून पहले भी बन रहे थे, और इसमें 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम जो है स्ट्रक्चर के रूप में काम किया। तो बिल्कुल चलिए, जो बाद में भी जुड़े हैं उनका स्वागत, अभिनंदन, सफलता की हार्दिक शुभकामना। तो विशेषता दो प्रकार की है। भारतीय संविधान की विशेषता पर हम लोग चर्चा करेंगे, मुख्य विशेषता पर, और यहां से प्रश्न रहता है। और ये विशेषताएं दो प्रकार की है, सामान्य विशेषताएं और अद्वितीय विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं और अद्वितीय विशेषताएं। कुछ विशेषताएं अद्वितीय है, यूनिक है जो कि पूर्व के एक्ट में नहीं पाया जाता है वह, और कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। तो वर्गीकरण के साथ इसका हम लोग पढ़ेंगे। वो वॉइस स्लो का आ रहा है, किसी का है कि सबका प्रॉब्लम है, देख लीजिए थोड़ा सा, एक कमेंट है। तो भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं अद्वितीय दो प्रकार की है, और यह कौन कौन सी दो प्रकार की विशेषता हो जाएगी? अद्वितीय विशेषताएं, यानी यूनिक फीचर, अद्वितीय विशेषताएं जो कि पूर्व के एक्ट में यह नहीं पाई जाती है, अद्वितीय विशेषताएं। और जो है सामान्य विशेषताएं, दूसरा हो जाएगा सामान्य विशेषताएं, अद्वितीय विशेषताएं और सामान्य विशेषताएं। यह दो प्रकार की विशेषताएं हैं, यानी कुछ विशेषताएं अद्वितीय है। भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं अद्वितीय है। भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं अद्वितीय है, यूनिक है। हम नहीं कहते हैं कि यह चीज यूनिक है, अद्वितीय है। विशेषताएं अद्वितीय है यानी यूनिक है, जो कि पूर्व के एक्ट में नहीं पाया जाता है, यानी पूर्व के संविधान में यह नहीं पाया जाता है, तो जो बाद में जुड़े हैं, मतलब हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो है संविधान की मुख्य विशेषता पर चर्चा करेंगे। और यह विशेषता दो प्रकार की है, सामान्य विशेषताएं, अद्वितीय विशेषताएं और सामान्य विशेषताएं, यूनिक फीचर और सामान्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं अद्वितीय है, जो पूर्व के सिलेबस कल लिखा दिया गया है, जो है बी कुमार झा का आ रहा है कि सिलेबस जो है कल लिखा दिया है, ठीक है। तो जो अद्वितीय है, कमेंट बाद में हम लेते हैं आपका, जिसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेरी से संबंधित वही कमेंट आप यहाँ पर कीजिएगा। तो भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं अद्वितीय है, जो पूर्व के संविधानों में नहीं पाया जाता है, पूर्व के संविधानों में नहीं पाया जाता है, संविधानों में नहीं पाया जाता है, यह यूनिक फीचर है। पूर्व के एक्ट में यह नहीं पाया जाता है, और हम सभी जानते हैं, इसका कहने का मतलब है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक यह नहीं पाया जाता है। यानी इसका मतलब यह हुआ, थोड़ा सा हम तोड़ दे रहे हैं इस चीज को, यानी समझ में आ जाएगा, पूर्व के संविधानों में नहीं है। यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, 1773 में, याद रखिएगा, संवैधानिक विकास में भी इसको पढ़ना होगा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो है से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक यह नहीं पाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, ब्रिटिश संसद में पारित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को, और भारत जो है, हाँ बिल्कुल, टॉपिक पढ़ाने के बाद इसे क्रम भंग होगा, और आप ही का जो है ये होगा। पूनम जी का अच्छा भी आया, ठीक है, ठीक है। तो 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक प्रश्न यहां पर भी बन सकता है, और वह बन सकता है कि 1773 में क्या पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कि परिषद अधिनियम पारित किया गया, कि चार्टर अधिनियम पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, यानी पूर्व के संविधानों में नहीं है। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक, और कुछ सामान्य विशेषताएं हैं भारतीय संविधान में। तो आइए पहले हम लोग एक एक करके अद्वितीय विशेषता को देखते हैं। अद्वितीय विशेषता क्या है, और यहां से प्रश्न रहेगा भारतीय संविधान का अद्वितीय विशेषता, यूनिक फीचर है, इसे पहले हम लोग देखेंगे। अद्वितीय विशेषता यानी यूनिक फीचर जो है, इसे हम लोग पहले देखेंगे। यूनिक विशेषताएं, भारतीय संविधान की यूनिक विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान की यूनिक विशेषताएं एक एक करके हम लोग देखेंगे।
हाँ, यूनिक विशेषता, और इसमें है कि यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, विभिन्न संविधानों का प्रभाव है। इसमें है कि यह भारतीय जनता के द्वारा निर्मित किया गया है। यूनिक विशेषता हो जाएगा कि भारतीय जनता द्वारा निर्मित, पहले हम पॉइंट लिख देते हैं, भारतीय जनता के द्वारा यह निर्मित किया गया है, जनता के द्वारा निर्मित है। भारतीय संविधान जो है भारतीय जनता के द्वारा निर्मित है। यानी प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग से। तो भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, यानी भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में क्या सर्वोच्च है भाई? तो इसको ध्यान में रखिए कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, और यह जनता के द्वारा निर्मित है। तो यह प्रश्न बनेगा कि भारत में सर्वोच्च क्या है? सुप्रीम कोर्ट है कि राष्ट्रपति की संविधान? तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। राष्ट्रपति संविधान के रक्षण प्रतिरक्षण का ही शपथ लेते हैं, रक्षण प्रतिरक्षण का शपथ लेते हैं। तो क्या सर्वोच्च है? हमारा संविधान सर्वोच्च है। और संविधान के शक्ति का स्रोत जो है 10:30 बजे से आपको इन्फॉर्मेशन तो ये सब सामान्य मिल गया होगा, कमेंट हम लेंगे तो यहाँ पर डिस्टर्ब होगा। जो है संविधान सर्वोच्च है और यह भारत की जनता से शक्ति प्राप्त करता है। और यह भारत की जनता से शक्ति, यह भी प्रश्न बनता है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और यह जो है शक्ति कहां से प्राप्त करेगा? तो यह भारत की जनता से शक्ति प्राप्त करता है, जनता से शक्ति प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है, भारत की जनता से शक्ति प्राप्त करता है। बिल्कुल याद होते चलेगा। एमसीक्यू भी आपको हम बताते चलेंगे यहीं पर कि कहां पर आपको फोकस करना है। 2-3 बात यहां से पूछा सकता है कि 1773 में क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर अधिनियम नहीं था, परिषद अधिनियम नहीं था। संवैधानिक विकास में इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। भारत में सर्वोच्च क्या है? संविधान है। भारत में सर्वोच्च संविधान है और यह किससे शक्ति प्राप्त करता है? भारत के लोगों से। यानी प्रस्तावना की शुरुआत होती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया से। प्रस्तावना जिसको उद्देशिका हम लोग कहते हैं, प्रस्तावना या जो है यह संविधान का आत्मा है, इसको उद्देशिका भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्रियम्बल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं उद्देशिका को। तो उद्देशिका की शुरुआत, चलिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, अंग्रेजी में भी ध्यान रखिएगा। कल कुछ लोग कह रहे थे कि अंग्रेजी में भी शब्दावली सर लिख दिया कीजिएगा, बिल्कुल प्रियम्बल। आगे यह टॉपिक आएगा, संविधान का आत्मा इसे कहा गया, उद्देशिका भी कहा जाता है। तब प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होता है। प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। तो पूरा सेंटेंस हमको लिखना पड़ेगा, कि वो शब्द लिखेंगे तो आप आगे पीडीएफ जब देखिएगा तो क्लियर नहीं होगा। हम अंडरलाइन भी कर दें, किन खास बातों को आपको ध्यान रखना है। तो भारत की इसकी शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग से। तो प्रस्तावना में हम लोग डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, यानी संविधान के लोग से होती है, यानी संविधान के शक्ति के स्रोत भारत के लोग हैं। इसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, यानी संविधान सर्वोच्च, और यह संविधान शक्ति प्राप्त का जो है, हाँ बिल्कुल इसको लिखते हुए चलिएगा, आपके अपने नोट्स में हो जाएगा। तो वैसे भी मोबाइल पर आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा सुकून नहीं मिलेगा। अपना हैंड रिटन लिखिएगा तो उसमें आत्मा होती है। जैसे संविधान का आत्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को कहा गया है, उसी तरह से आपका बनाया हुआ नोट्स, उसमें आपका जो है परिश्रम होता है, उसमें आत्मा का वास होता है और अपने पढ़ने में भी सहज होता है। उसको अपने तरफ से डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाइए। कोई जरूरी नहीं कि हू बहू शब्द ही लिखिए। तो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा तो ये होगा, अच्छा होगा। यानी आइए फिर से हम जो है रिकैप कर देते हैं। और यह है, इसको अंडरलाइन हम करें। यानी 1773 में आपको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट है। 1947 में क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया, यह याद रखना है। भारतीय जनता द्वारा यह निर्मित है। और हमारे यहाँ क्या सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। और यह शक्ति कहां से प्राप्त करता है? भारत की जनता से शक्ति प्राप्त करता है। प्रस्तावना जिसको प्रियम्बल कहा गया है, उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, इसकी शुरुआत होती है। तो यह पहला विशेषता हुआ कि जो है अद्वितीय विशेषता कि भारतीय संविधान किसके द्वारा निर्मित है? तो भारतीय संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया। संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, पॉइंट भी हम देते चलते हैं, अद्वितीय विशेषता। और जनता द्वारा यह निर्मित है, जनता के द्वारा यह निर्मित है, जनता के द्वारा निर्मित है। दूसरी विशेषता हम लोग देखते हैं। दूसरी विशेषता जो है वह है भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता है, अद्वितीय विशेषता। अभी हम लोग अद्वितीय विशेषता पढ़ रहे हैं। और द्वितीय जो विशेषता है वह है कि विभिन्न संविधानों का प्रभाव है इस पर। क्या है भाई? तो विभिन्न संविधानों का प्रभाव है इस पर, विभिन्न संविधानों का प्रभाव है। यानी 60 से अधिक देशों का संविधान अध्ययन करने के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे निर्मित किया। तो विभिन्न संविधानों का प्रभाव भी इस पर, प्रभाव ही है, विभिन्न संविधानों का प्रभाव है। यानी 60 से अधिक देशों का संविधान अध्ययन करने के पश्चात इस संविधान को बनाया गया। तो विभिन्न संविधानों का प्रभाव है। आपसे पूछा है कि सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो सबसे अधिक प्रभाव है 1935 के शासन अधिनियम का। सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटेन दे देगा, नहीं होगा।
यूएसए देगा, नहीं होगा। सबसे अधिक प्रभाव किसका है भारतीय संविधान पर? तो 1935 के शासन अधिनियम का। तो इसको हम लिख देते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के शासन अधिनियम का है। 1935 के शासन अधिनियम का है, शासन अधिनियम का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, अधिनियम का है, अधिनियम का है। सबसे अधिक प्रभाव इस पर किसका है? 1935 के शासन अधिनियम का है। 60 से अधिक देशों का संविधान अध्ययन करने के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे निर्मित किया, और वहां की भी जो अच्छी बातें थी इसे संविधान में स्थान दिया। वहां की अच्छी बातों को लेकर, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। तो आधे से अधिक अनुच्छेद या तो 1935 के शासन अधिनियम से ले लिए गए हूबहू, या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आपको याद रखना है कि सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो भारतीय संविधान पर 1935 के शासन अधिनियम का है। अंग्रेजी में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहेंगे, इंडिया एक्ट कहेंगे कि सबसे अधिक प्रभाव इस पर किसका है? तो 1935 के शासन अधिनियम का है। फिर है कि जनता की संप्रभुता, इसकी अद्वितीय विशेषता है कि जनता की संप्रभुता इसमें है, जनता की संप्रभुता है। प्रस्तावना भी पढ़ने पर भारत क्या होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने की बात कही गई है। तो इसमें जनता की संप्रभुता है। जनता की क्या है भाई? तो अगला यूनिक फीचर होगा कि जनता की संप्रभुता है। एक अद्वितीय विशेषता यह हो जाएगा, जब भारत पराधीन था, अंग्रेजों का अधीन था, तो जनता संप्रभु नहीं है, संप्रभु नहीं थी। अभी क्या है भारत आंतरिक और बाह्य रूप से, दोनों रूप से स्वतंत्र है। तो संप्रभुता इसमें है, यानी भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से स्वतंत्र है। यह संप्रभुता कैसी? राज्य का आवश्यक तत्व है यह, और इसमें यह है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से स्वतंत्र है। भारत जो है, भारत आंतरिक यानी इंटरनल, भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों से स्वतंत्र है, एवं बाह्य मतलब बाहरी, भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में स्वतंत्र है। दोनों रूपों में यह स्वतंत्र है, दोनों रूपों में स्वतंत्र है, यानी किसी देश के अधीन नहीं, पराधीन सपनेहु सुख नहीं कहा गया है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, बिल्कुल। तो दोनों रूपों में यह स्वतंत्र है, स्वतंत्र है एकदम। आपको याद होते चलेगा, अस्थिर से पढ़ते चलिए, रटना नहीं है जीएस को, बल्कि जीएस को समझना है। वहां से भी क्वेरी नहीं करें, क्योंकि हम आंसर वहां देंगे तो यहाँ पर आप ही का जो है और लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। एक फ्लो में चलता है, बढ़ता है, यानी 7-8 बातें अभी तक हम लोग महत्वपूर्ण देखे। यानी भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? 1935 के शासन अधिनियम का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, 35 का है। अभी हम लोग सब भारतीय संविधान की जो है अद्वितीय विशेषता को पढ़ रहे हैं। भारत जो एक्ट पारित किए गए अंग्रेजों के द्वारा, वह है 1935 का शासन अधिनियम, या 1919 का शासन अधिनियम है, वह है। तो भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र है और बाहरी रूप से भी भारत क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। फिर हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं, अद्वितीय विशेषता में अगले पॉइंट को देखते हैं। और अगला पॉइंट जो हम लोग का है वह है कि गणराज्य है भारत। भारत क्या है? रिपब्लिक है, भारत गणराज्य है। चौथा पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट अपने अनुसार क्रम से देख लीजिएगा, यहाँ पर पेज ये होने के बाद डिस्कशन है। तीसरा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि भारत क्या है? गणराज्य है, यानी रिपब्लिक है। गणराज्य, यहाँ से 2 प्रश्न रहता है। गणराज्य का मतलब रिपब्लिक हुआ, रिपब्लिक है भारत। भारत क्या है? गणराज्य है, रिपब्लिक है। और यह गणराज्य कब बना आपसे पूछा जाएगा, तो डेट को याद रखिएगा जो है कि यह गणराज्य कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को बना। बिल्कुल पॉलिटिकल है विषय, आप लोग जो है चलिए बाद में। 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक बना। जनवरी 1950 का डेट याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। संपूर्ण संविधान इसी दिन लागू हुआ। तो भारत रिपब्लिक कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना? रिपब्लिक बना। रिपब्लिक बनेगा। तो 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक बना, भारत गणतंत्र बना, भारत जो है गणतंत्र बना। तो एक तो ये डेट वाला प्रश्न आपका पूछेगा कि भारत गणतंत्र कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, रिपब्लिक बना, रिपब्लिक बना। इसका मतलब भी पूछा जाए कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तब थोड़ा सा ब्रिटेन से हम तुलना भी करेंगे। ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, वहां अभी भी आनुवांशिक शासन है, लोकतंत्र है वहां पर, परंतु भारत जो है ब्रिटेन भारत की तरह गणराज्य नहीं है। तुलनात्मक भी देखेंगे हम लोग। तो 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणराज्य बना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और गणराज्य का तात्पर्य है कि गणराज्य का क्या तात्पर्य है, तो गणराज्य का तात्पर्य है, यह प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो डेट वाला और एक यह पूछा जाएगा कि गणराज्य का तात्पर्य है क्या, इसका मीनिंग है क्या, आशय है।
तो गणराज्य का तात्पर्य है कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आनुवांशिक पद यह नहीं है। पहले राजा होते थे और राजा का बेटा ही अगला राजा बनता था। तो तात्पर्य है कि भारत जो है, गणराज्य का तात्पर्य है, गणराज्य का क्या तात्पर्य है भाई, तो यहाँ पर जो है राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। इसका तात्पर्य है राष्ट्राध्यक्ष हमारे कौन है, राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्राध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव होता है, चुनाव होता है। आनुवांशिक पद यह नहीं है, चुनाव होता है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, आनुवांशिक पद यह नहीं है। आनुवांशिक पद मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हाँ, अन्य विषय से संबंधित आपका जो इन्फॉर्मेशन हम एक बार कह दिए कि वहां से आप ये कल, आप ही का इसमें हानि होगा, लेकिन फिर तो कई तरह का कमेंट रहेगा, फिर ये आपका क्लास सुचारू रूप से आप ही को आनंद नहीं आएगा। तो एक बार चलिए कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष मतलब क्या, राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से यह चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, बिल्कुल नहीं, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। यह आनुवांशिक नहीं है, यह पद जो है आनुवांशिक नहीं है। आनुवांशिक मतलब क्या हुआ, पहले जैसे राजतंत्र था, प्राचीन काल में राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा बनता था, चाहे अयोग्य ही क्यों ना हो, अयोग्य ही क्यों ना हो। जैसे चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार राजा बना था, आनुवांशिक हुआ। बिंदुसार का बेटा अशोक गद्दी पर बैठेगा तो वह आनुवांशिक हुआ। यही बात गुप्त काल में भी जो है, गुप्त काल में भी लागू थी। तो इसको आपको याद रखना कि राष्ट्राध्यक्ष मतलब जो है राष्ट्रपति हमारे, इनका चुनाव होता है, यानी कोई भी भारत का व्यक्ति राष्ट्रपति का पद जो है प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो आनुवांशिक नहीं है, यह पद जो है आनुवांशिक नहीं है, आनुवांशिक नहीं है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है, यह पद आनुवांशिक नहीं है जो है। हाँ बिल्कुल, तो जो है हाँ आनुवांशिक नहीं है, यह पद आनुवांशिक नहीं है। अब थोड़ा सा चूंकि आप देखें कि मतलब यहाँ से जो पढ़ाया गया वह 17वीं बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न, हूबहू पूछे गए प्रश्न। यहाँ से आप ही लोग कमेंट किए थे कि जो पढ़ाया गया शिक्षक भर्ती में वह बीपीएससी तक भी पूछा, तो थोड़ा सा एडवांस कीजिए अपने लेवल को। अगर कहा जाए कि ब्रिटेन गणराज्य है तो नहीं है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, रिपब्लिक नहीं है, वहां पर लोकतंत्र है, परंतु वह जो है गणराज्य जो है नहीं है, इसलिए कि वहां पर अनुवांशिक शासन है। तो तुलनात्मक भी ध्यान रखिएगा। तो भारत क्या है, गणराज्य है, गणराज्य महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट आपका हुआ। फिर अगले पॉइंट के हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो है यह अद्वितीय विशेषता है संविधान का कि पंथ निरपेक्ष राज्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर आपका ऑप्शन बनेगा उसी चीज को हम लिखेंगे और उसको सेंटेंस में हम पूरा कर देंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि 26 जनवरी को भारत कब रिपब्लिक बना, 26 जनवरी को बना, रिपब्लिक बना। और गणराज्य का मतलब क्या होता है, आप उत्तर दे दीजिएगा, आसानी से उत्तर दे दीजिएगा कि यह पद आनुवांशिक नहीं है, विकल्प ए बन सकता है, या यहाँ पर जो है आनुवांशिक नहीं। यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है, चुनाव होता है। फिर अगला पॉइंट आपका पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष जो है, यानी भारत कोई धार्मिक राज्य नहीं है, भारत कैसा है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष है। इसी के लिए धर्म निरपेक्ष शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाता है, पर्यायवाची के रूप में धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। और अंग्रेजी में यह शब्द है सेकुलर, अंग्रेजी में यह शब्द है सेकुलर, सेकुलर शब्द है, सेकुलर शब्द अंग्रेजी में है। इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया, यह पंथ निरपेक्ष किया गया, पंथ निरपेक्ष इसका हिंदी अनुवाद किया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आप सबको यहीं पर क्लास वर्क ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, तो यह महत्वपूर्ण है, यानी सेकुलर। और इसका सेकुलर का भी दो प्रश्न यहाँ पर बनेगा सेकुलर से संबंधित। एक तो मूल संविधान में नहीं था, कई चीजों को आसानी से समझते हुए चलिए, किसे प्रस्तावना में जोड़ा गया, जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से। मूल संविधान हम कहें, मूल संविधान यदि हम कहें तो मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 मूल संविधान हुआ, तो वहां पर यह सेकुलर शब्द नहीं था, इसे संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। अब किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है यह याद रखिएगा, और इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो पंथ निरपेक्ष शब्द को, इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। प्रस्तावना में इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, प्रस्तावना में इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन यह 1976 का है, 76 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। एक यह मतलब हुआ कि मूल रूप से संविधान में नहीं है, यह किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में स्थान दिया गया। ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, शामिल किया गया। और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, अगला जो आपका जो यह है कि पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है, पंथ निरपेक्ष का आशय है,
पंथ निरपेक्ष शब्द जो है, निरपेक्ष शब्द है, इसका आशय है, पंथ निरपेक्ष का आशय यह है, आशय कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। इसका मतलब यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। इसका एक विकल्प यह बनेगा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, अपना कोई धर्म नहीं है। प्रश्न का विकल्प बनेगा कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, यानी भारत धार्मिक स्टेट नहीं है, राज्य का अपना धर्म नहीं धार्मिक स्टेट नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं, सभी धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। बल्कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण भी प्रदान किया गया है, अल्पसंख्यकों को संरक्षण भी प्रदान किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन को याद रखिएगा। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, इसका मतलब पूछा है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है। एक तो विकल्प यह बनेगा, या यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं, यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं, यह विकल्प बनेगा। सभी धर्मों के मानने वाले लोग, धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। इसको नोट करते भी चलिएगा, अपने आपका एक नोट्स बन जाएगा। तो सभी धर्मों के मानने वाले लोग जो है, सभी धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं। सभी धर्मों के मानने वाले लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो है सभी यहां पर निवास करते हैं। 3 प्रश्न देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, क्लास वर्क बढ़िया हो जाएगा कि यह अद्वितीय विशेषता है किसका, भारतीय संविधान का। सेकुलर है, इंडिया क्या है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। राज्य यहां पर हम कहें तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश नहीं, राज्य का मतलब है भारत से यहाँ पर आशय है। ऐसे हम राज्य के परिभाषा पर कसेंगे तो बिहार, यूपी राज्य भी नहीं है, क्योंकि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, उसमें संप्रभुता भारत के पास है। तो जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, आप देखें मतलब क्या होता है। अगला पॉइंट हम लेते हैं अद्वितीय विशेषता के अंतर्गत, अगला पॉइंट लेते हैं पंथ निरपेक्ष के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में, और यह कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख यहां पर किया गया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अलग अलग चैप्टर भी हम लोग ये पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तत्वों का नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संक्षेप में इसको हम लोग डीपीएसपी के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, तत्वों का उल्लेख भी भारतीय संविधान में अद्वितीय विशेषता है, यानी यह भारतीय संविधान की अनुपम विशेषता है। विश्व के सभी देशों में यह, हाँ ठीक है, अभी सुन लीजिए, बिल्कुल आपको जो सूट करे, हाँ जो सूट करे उसको आप ये कर लीजिए। तो निदेशक तत्व सबसे अधिक बार यह पूछा कि कहां से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से इसको लिया गया है, आयरलैंड से इसको लिया गया है, आयरलैंड से इसको डीपीएसपी को लिया गया है। अलग से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे राज्य के निदेशक तत्व को, लिया गया है, आयरलैंड से इसको लिया गया है। और आयरलैंड ने अपने संविधान में स्थान दिया था इसे 1937 ईस्वी में। यह अगला प्रश्न बन सकता है कि कब आयरलैंड ने अपने संविधान में स्थान दिया है, 1937 में। आपका पढ़ाने का तरीका बढ़िया है, चलिए ठीक है, आप लोग को समझ आया। गौरव कुमार का आ रहा है, चलिए बिल्कुल आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, और आप पढ़ाने भी जाएंगे तो एक कंसेप्ट के साथ जाएंगे, क्योंकि विकसित बिहार जो है आप ही के मजबूत कंधों पर निर्भर करता है। तो आप सभी भविष्य हैं। तो चलिए, आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी अगर पूछा है कहां से, इसने 3 प्रश्न तो यही दिख रहा है कि सबसे अधिक बार स्रोत में इसी प्रश्न को पूछा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक जो है कहां से लिया गया है। तो चलिए, आयरलैंड से लिया गया है, और यह भारतीय संविधान का अनुपम विशेषता है। यह भारतीय संविधान का मतलब डीपीएसपी भारतीय संविधान का अनुपम विशेषता है, यह भारतीय संविधान का अनुपम विशेषता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का अनुपम विशेषता है, यानी विश्व के सभी संविधानों में, हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, निश्चिंत रहें, विश्व के सभी संविधानों में इसे शामिल नहीं किया गया है। विश्व के जिन देशों में डीपीएसपी को शामिल किया गया है वे हैं, विश्व के जिन अन्य देशों में डीपीएसपी को यानी नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है वे देश हैं, विश्व के अन्य देशों में
जहां राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान में स्थान दिया गया है, जहां राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान में स्थान दिया गया है, नीति निदेशक तत्व को संविधान में स्थान दिया गया है, तत्व को संविधान में स्थान दिया गया है, वे देश हैं, वे देश हैं, मतलब सभी देश में इसे शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान विश्व के उन गिने चुने देशों में से है जहां पर इसे स्थान दिया गया है, और वे देश हैं ऑस्ट्रिया, स्पेन, ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया नहीं, यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, ब्राजील है, इटली, ब्राजील, स्पेन, फ्रांस, इटली, ब्राजील, म्यांमार आदि देशों में इसे शामिल किया गया है। इटली, बर्मा, जर्मनी जो है, जर्मनी, म्यांमार आदि देशों में इसे शामिल किया गया है। म्यांमार क्या, बर्मा प्राचीन नाम इसका, म्यांमार यानी बर्मा। तो जिन अन्य देशों में राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान में स्थान दिया गया है, वे देश हैं ऑस्ट्रिया, स्पेन, फ्रांस, इटली, ब्राजील, जर्मनी, जो है आपका आयरलैंड भी देखे, भारत में तो लिया ही गया आयरलैंड से, आयरलैंड, जर्मनी, म्यांमार आदि। तो यह भारतीय संविधान का अनुपम विशेषता है। भारतीय संविधान का अनुपम विशेषता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को शामिल किया गया है, भारतीय संविधान में अनुपम विशेषता है। इसमें याद रखिए कहां से लिया गया है, तो इसको आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड अपने देश में कब इसे स्थान दिया, 1937 में, यानी विश्व। और इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उद्देश्य क्या है राज्य के नीति निदेशक तत्व का? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है। तो एक यूनिक फीचर है राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है, न्यायिक समीक्षा का भी उल्लेख है। अगला पॉइंट जो आपका बनेगा वह न्यायिक समीक्षा, जो यूनिक फीचर बनेगा वह न्यायिक समीक्षा का भी उल्लेख किया गया है भारत में, यानी न्यायिक पुनरावलोकन को स्थान दिया गया है। न्यायिक समीक्षा का भी, इसकी यूनिक विशेषता है। न्यायिक समीक्षा यानी विधायिका ऐसा कोई कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है, तो यह क्या करेगा, उसे न्यायपालिका उसे निरस्त कर देगा। विधायिका ऐसा कोई कानून बनाती है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि विधायिका ऐसा कोई कानून बनाती है, तो कानून कहां पर बनेगा, विधायिका में बनेगा, और कार्यपालिका उसे लागू करती है जो संविधान से मेल नहीं खाता है, तो यह उसे निरस्त कर देगा। तो सब जुडिशियरी में भी हम लोग पढ़ेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन, स्रोत में पढ़ें कि इसको अमेरिका से लिया गया है, तभी फीचर आप पढ़ रहे हैं, केवल पॉइंट ही मतलब लिखकर हम निकल सकते हैं कि ये अद्वितीय विशेषताएं हैं, परंतु यहाँ पर जीरो लेवल से पढ़ाने का हम लोग प्रचार करते हैं। तो होना भी वही चाहिए कि जिनको राज व्यवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं, वे जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की शासन प्रणाली कैसी है, हमारे राष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसे होता है, राज्यसभा के लिए वोट किसके द्वारा दिया जाता है, यह महत्वपूर्ण बातें हैं, तो वह जाने। न्यायिक समीक्षा का भी प्रावधान किया गया है, न्यायिक समीक्षा का। और संविधान में जो है संघीय राज्य विधानमंडल के अधिनियमों को, और जो है मतलब है कि यदि कोई विधायिका ऐसा कानून बनाती है, इसका मतलब यह हुआ, इसको लिखाएंगे, आएंगे तो जुडिशियरी में लिखाएंगे, इसका मतलब यही हुआ कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हैं? यह शक्ति पृथकीकरण है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और विधायिका ऐसा कोई कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है जो संविधान से मेल नहीं खाता है, तो वह क्या करेगा, न्यायपालिका इसे निरस्त कर देगा, और यही न्यायिक समीक्षा है। तो इस विशेषता का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया, न्यायिक समीक्षा का भी। और पूर्ण और वयस्क मताधिकार इसका यूनिक फीचर है कि भारत में पूर्ण और वयस्क मताधिकार दिया गया है, यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, पूर्ण एवं वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया है, मताधिकार, पूर्ण और वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार, पूर्ण और वयस्क मताधिकार भारत में दिया गया है, यानी कलम के एक ही नोक से संविधान निर्माताओं ने सबको पूर्ण और वयस्क मताधिकार दे दिया, कम बड़ी बात नहीं है। तो भारतीय नागरिकों, यानी भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में समय समय पर चुनाव होता है। एक तो यहीं से आप स्टार्ट करते हैं कि भारत लोकतंत्र का जननी है। लोकतंत्र का क्या है? जननी है, यानी यहीं से लोकतंत्र का प्रस्फुटन हुआ। भारत लोकतंत्र का जननी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ही नहीं है बल्कि लोकतंत्र का क्या है? जननी है। समय समय पर चुनाव होता है और उसमें वयस्क मतदाता अपने वोट का
इस्तेमाल करते हैं, तो लोकतंत्र का जननी है। और इस जो है इसका प्रस्फुटन कहाँ से हुआ था, तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य को याद रखिएगा। विश्व में सबसे पहले गणतंत्र का उदय जो है वैशाली, बिहार के ही वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से हुआ था। लिच्छवी गणराज्य से इसका प्रस्फुटन हुआ, गणराज्य से। तो कह सकते हैं कि भारत लोकतंत्र का क्या है, जननी है। कहां से इसका प्रस्फुटन हुआ, तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से इसका प्रस्फुटन हुआ, प्रारंभ हुआ। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 90 करोड़ से अधिक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कलम का एक सिग्नेचर करके, यानी कलम के एक ही नोक से सबको पूर्ण वयस्क मताधिकार दे दिया। कम बड़ी बात नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कलम के एक ही नोक से, हमारे संविधान निर्माताओं ने कलम के एक ही नोक से सबको पूर्ण वयस्क, मतलब सिग्नेचर करके संविधान पर हस्ताक्षर हुआ संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। तो कलम के एक ही नोक से, कलम के एक ही नोक से, कलम के एक ही नोक से सबको पूर्ण वयस्क मताधिकार दे दिया गया। सबको पूर्ण वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया, पूर्ण वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया, मताधिकार प्रदान कर दिया। यह महत्वपूर्ण बात है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, लोकतंत्र की जननी है। और भारत में लोकतंत्र की जब स्थापना की गई, भारत आजाद हुआ, तो बहुत सारे आलोचक यह मत व्यक्त किया अपना कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। तो भारत में न केवल लोकतंत्र सफल हुआ है, बल्कि इसकी जड़ें भी गहरी हुई है। आज द्रौपदी मुर्मू यदि सत्ता के शीर्ष पर हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो यह बात जग जाहिर है कि सामान्य परिवार का व्यक्ति भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकता है, वह वोट दे सकता है, प्रतिनिधि बन सकता है। यह कम बड़ी बात नहीं है। यूरोप जो अपने को सभ्य कहता है, वहां पर भी महिलाओं को मताधिकार के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। जबकि भारत में आजाद हुआ, गरीबी थी, अशिक्षा था, जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, देश का आधुनिकीकरण था करना था, खाद्यान्न का अभाव था, नहीं, बावजूद भारत ने सबको पूर्ण वयस्क मताधिकार दे दिया। तो यह कम बड़ी बात नहीं है। सऊदी अरब में 2015 में, सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ 2015 में। आप समझ सकते हैं, महिलाएं आधी आबादी है। कहा गया है कि भारत में यत्र नारीषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसमें भी आधी आबादी का बिहार में सशक्तिकरण हुआ है। चाहे वह सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है, नहीं, या फिर पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया है, इसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि आधी आबादी एकदम निश्चित रूप से इसमें होंगी, जो है इस क्लास को देख रही होंगी। तो सऊदी अरब में मताधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ 2015 में। अब मैं तो उनको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ इसलिए कि बहुत सारे यहाँ पर रिजल्ट होता है और उनके आंखों में जो सपने होते हैं, क्या 10 साल पहले शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, नहीं, गांव देहात में रहकर अगर अभी शिक्षक बनने का जज्बा लेकर ऑफलाइन क्लास में, अगर अपने दल बल के साथ आकर पटना में रहकर जो है, नहीं, अगर पढ़ाई कर रही है, 3-4 महीना पढ़ रही है, तो कम बड़ी बात नहीं है। उनको नमन है, नमन है उनके जज्बे को, और उनको कोई रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। तो चलिए, सभी को, आप सभी सफल हो। अब ये नहीं कि जो है इसमें ये है, सभी आप सफल हो, सफलता प्राप्त करें और एक विकसित भारत बनाएं। यह इस राज व्यवस्था के क्लास से मैं कह रहा हूं यहाँ पर। तो वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। यूनिक विशेषता है भारतीय संविधान का। 1935 के अधिनियम में भी, जिसमें सर्वाधिक लोगों को मताधिकार प्राप्त था, मात्र 14% लोगों को मताधिकार प्राप्त था। यानी 1935 के अधिनियम में भी, 1935 में भी जो है भारत में मात्र 14% लोगों को मताधिकार था। भारत में 14% लोगों को, जो कि सर्वाधिक था उस समय का, भारत में 14% लोगों को ही मत देने का अधिकार दिया गया था। 14% लोग ही मताधिकार इनको प्राप्त था। भारत में 14% लोगों को मताधिकार प्राप्त था, मताधिकार प्राप्त था। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है कि कितने प्रतिशत 1935 में भारत में लोगों को, यानी इसके लिए कुछ क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया था।
तो बिल्कुल पटना नहीं आने का मतलब थोड़ा है कि आपको कोई सफल होने से रोक देगा। यहाँ पर यहाँ से यही गुणवत्तापूर्ण ऑफिसर्स एकेडमी अपने सामाजिक सरोकार को भी जानता है और बिल्कुल ऑफलाइन की तरह यह क्लास यहाँ पर यह कराया जाता है। देख रहे हैं कितना अस्थिर से आप लोग को जो है, क्या कोई दिक्कत है? क्लास स्लो और स्पीड के बारे में एक बार कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जानना भी होता है, ठीक है ना? फास्ट और ये से नहीं, थोड़ा सा रिविजन कराते हुए हमको चलना है, याद कराते हुए आपको चलना है। स्पीड ठीक है ना? एक बार ओके करके बता दीजिए। 10 से 12 क्वेश्चन आपका मतलब जैसे उसमें रहता है। श्लोक का मतलब क्या हुआ? यानी जो हम बोले नारी पर की यत्र नारी से तू पूजयंते रमनते तत्र देवता, इसका मतलब होता है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। और अर्धांगिनी कहा गया है, बेटर हाफ कहा गया है। आधी आबादी को आधी आबादी कहने का मतलब है महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है। तो हम श्लोक जो कहे थे कि यत्र नारी से तू पूजयंते रमनते तत्र देवता, यानी जहां पर स्त्रियों की पूजा करने का मतलब ये नहीं कि आरती दिखाना, यानी उनकी भागीदारी, उनका डिसीजन मेकिंग, उन पर अत्याचार नहीं। क्योंकि क्या कहा गया है? बेटर हाफ कहा गया है, शक्ति कहा गया है, बेटर हाफ कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया है। जब भी हमारे यहाँ कोई जैसे पूजा पाठ होता है उसमें जो है देखते हैं बगैर जो है पत्नी के वह पूजा संपन्न नहीं होता है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर देवताओं का निवास होता है। चलिए ठीक है, ओके, आप सभी का कमेंट हम देख लिए। तो 35 में नेक्स्ट पॉइंट को हम लेते हैं कि सबको पूर्ण मताधिकार दिया गया है। 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं द्वितीय विशेषता में कि भारतीय संविधान कैसा है? लचीला भी है और कठोर भी है। तो अगला ये प्रश्न यहां से बनता है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीले का समन्वय है। किस तरह का समन्वय है? तो कठोर और लचीले का समन्वय है भारतीय संविधान। अद्वितीय विशेषता में अगला आपका पॉइंट बनेगा, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय संविधान सुनमनीय भी है और दुसनमनीय भी है, मतलब कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला भी याद भी हो जा रहा है, बिल्कुल एक बार आप जो है देख लेंगे आप लोग तो यही चीज है। मान के लिखा दिया गया, आप लिख भी लिए, याद नहीं रहेगा। तो चलिए अगला जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है वह सुनमनीयता तथा दुसनमनीयता। इस शब्द को हम समझा देंगे। सुनमनीयता, भारतीय संविधान कैसा है? सु, नाम से ही स्पष्ट है। सुनमनीयता, सुनमनीयता एवं दुसनमनीयता का सुनमनीयता यह क्या हुआ? लचीला हुआ, फ्लेक्सिबल हुआ। तो सुनमनीय की जगह पर लचीला भी पूछ सकता है, यानी कुछ संशोधन यहाँ पर साधारण रीति से हो सकता है। तो सुनमनीयता एवं तथा दुसनमनीयता का अनुपम मिश्रण है, तथा दुसनमनीयता क्या हुआ? कठोर हुआ। तो भारतीय संविधान कैसा है? लचीला भी है और कठोर भी है, यानी हाँ .8 होगा। अच्छा हम देख लेते हैं, ठीक है। 8 यहां पर हम लिख दिए, 7 है, 8 है। चलिए आपका एक छूटा होगा उसे, और क्रम मैटर नहीं करता है, क्रम मैटर नहीं करता है। सुनमनीयता एवं दुसनमनीयता का अनुपम मिश्रण है। दुसनमनीयता का अनुपम मिश्रण है, दुसनमनीयता का अनुपम मिश्रण है। यह सुनमनीय भी है और दुसनमनीय है। सुनमनीयता का अनुपम मिश्रण है। सुनमनीयता का कि मतलब जो है लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला कहने का मतलब कि कुछ संशोधन साधारण रीति से हो सकता है और कुछ के लिए संसद से अनुमति लेने के बाद भारत के आधे से अधिक राज्यों से अनुमति लेनी होती है, तो वह कठोर हो जाएगा। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कठोर है, विकल्प ए, विकल्प बी में लचीला है, सी में है कि कठोर और लचीला का समन्वय है। तो यह कठोर और लचीले का समन्वय है। और इसे किसने कठोर और लचीला कहा है आगे हम आएंगे, बताएंगे आगे हम बताएंगे। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीले का अनुपम मिश्रण है। कठोर और लचीले का जो है अनुपम मिश्रण है। अनुपम मिश्रण है, अनुपम मतलब दोनों विशेषताएं इसमें पाई जाती है। अनुपम मिश्रण है, यह कठोर भी है तथा लचीला भी है। भारतीय संविधान कैसा है? तो कठोर और लचीला जो है, लचीला कठोर ही सही है सर, ठीक है लचीला। परंतु इसलिए लिख लिया दुसनमनीय सुनमनीय कि मालिका पर रटे हुए हैं और वहां पर सुनमनीय दुसनमनीय आ गया। फ्लेक्सिबल अंग्रेजी में होगा। ये लिखने का हमारा आशय यह कि जानते हुए कि वही ना कि मतलब जो है रटना नहीं है, समझना भी है। कठोर और लचीला ठीक है कि आपके लिए थोड़ा सहज लग रहा है, परंतु जानकर हम वहां पर लिखे और इसीलिए इसका अंग्रेजी भी बता दिए। रिजिड हुआ नहीं, हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति रिजिड है, मतलब जो है इधर उधर हिलने डुलने का नहीं, लचीला है। यह जो है कठोर और लचीले का समन्वय है। यह
बिल्कुल, यह पॉइंट तो हम आज जान रहे हैं, रमन कुमार का आ रहा है। चलिए आप लोग ठीक है, एडजस्ट भी कर गए, जो है अब रफ्तार भी आपको लग गया कि कब हम समझा रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कब लिख रहे हैं। तो 2-3 दिन लगता है, तो इसके लिए आप ये मत होइएगा, कुछ भी आपका बाहर नहीं जाएगा। बाहर मतलब फिर से हम रिकैप करते रहते हैं, ऐसा क्लास का ये रहता है कि इन सब बातों को भी आगे हम रिवीजन कराते रहेंगे, रिवीजन कराते रहेंगे। संदर्भ आएगा बोल देंगे, अब प्रस्तावना हम आएंगे तो वहां पर फिर पंथ निरपेक्ष आएंगे, जब जुडिशियरी आएंगे तो वहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन हम आएंगे। हाँ चलिए, क्लास ठीक है, ये आपका जो है शुरुआत है, और समय से पहले हम लोग समाप्त करते हैं। कुछ क्लास स्टार्ट हो जाता है तो उसके पहले हम लोग को मतलब से ये करना पड़ता है। तो चलिए, दोनों का अनुपम मिश्रण है, दोनों का क्या है, अनुपम मिश्रण है, अनुपम मिश्रण है। और इसमें अद्वितीय विशेषता में है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता। अगला जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है वह है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है, राष्ट्रभाषा नहीं, ध्यान रखिएगा, राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता, यह भी अनुपम विशेषता है, राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। चलिए अनुच्छेद बताइए अगर आ रहा है, राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। अनुच्छेद बताइए, किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत। हाँ, इस अंग्रेजी शब्दावली बोल दिया करेंगे हम लोग, आपको दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी आप देखें कि कठोर और लचीला, तो इसको लचीला, कठोर के लिए क्या, रिजिड, रिजिड भी है भारतीय संविधान, और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। पूछा जाए कि भारतीय संविधान जो है, संविधान हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में, संविधान हिंदी को याद रखिएगा, संविधान हिंदी को संघ की, हाँ 343 आने लगा, 343, 343 होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखिए कि संविधान हिंदी को भारतीय संघ की, संविधान हिंदी को, संविधान हिंदी को, संविधान हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में, भारतीय संघ मतलब केंद्र है, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है। राजभाषा के रूप में हिंदी को, संविधान हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है, मान्यता प्रदान करता है, मान्यता प्रदान करता है। और इसमें अनुच्छेद भी आपको याद रखना है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल जो है पत्राचार में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव संदर्भ में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह 343 से हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है। और इसका अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद याद रखिएगा 343, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यह इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 343। कुछ अनुच्छेद भी अभी से देखते रहिए। 343 में क्या है भाई, तो इसमें है कि जो है संविधान हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है, यानी संघ की राजभाषा हिंदी होगी। इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और लिपि उसका देवनागरी होगा। यह भी पूछा जाएगा। तो एक तो यह महत्वपूर्ण हो गया अनुच्छेद, लिपि पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो लिपि देवनागरी होगा। लिपि उसका क्या होगा, तो लिपि स्क्रिप्ट पूछा जाएगा, रोमन लिपि है, देवनागरी है नहीं, अंग्रेजी किस में, रोमन लिपि में है। और जो है लिपि इसकी क्या होगी, तो देवनागरी होगी, देवनागरी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो यह भी भारत के जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद किस में, 343 में। तो हम लोग भारतीय संविधान के अद्वितीय विशेषता को देख रहे थे। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, भारतीय संविधान के अद्वितीय विशेषताओं को देख रहे थे। एक बार पुनः देख लीजिए जो बाद में जुड़े हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि संविधान की विशेषताओं को दो भागों में हम लोग बांटे हैं, दो भागों में बांटे हैं, संविधान की विशेषताओं को दो भागों में बांटे हैं, अद्वितीय विशेषताएं और सामान्य विशेषताएं, अद्वितीय विशेषताएं और सामान्य विशेषताएं। तो अभी हम लोग अद्वितीय विशेषताएं पढ़ रहे थे, सामान्य विशेषताओं के बारे में अब हम लोग देखेंगे, सामान्य विशेषताएं दूसरा पॉइंट अब हम लोग देखेंगे, अद्वितीय विशेषताएं एवं सामान्य विशेषताएं। और अद्वितीय विशेषता हम लोग देखे कि भारतीय जनता के द्वारा यह निर्मित है, विभिन्न संविधानों का प्रभाव है इस पर। सबसे अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का है, जनता की संप्रभुता है, जनता की संप्रभुता है तीसरा पॉइंट। चौथा गणराज्य है भारत, कब गणराज्य बना इसे ध्यान में रखिएगा। और गणराज्य का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है और किसे संविधान संशोधन द्वारा। अगला पॉइंट आपको होना कि डीपीएसपी को शामिल किया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। फिर से हम देखें कि न्यायिक समीक्षा भी है, यहाँ पर पूर्ण और वयस्क मताधिकार दिया गया है,
सुनमनीय और दुसनमनीय। भारतीय संविधान कैसा है? लचीला भी है और कठोर भी है, कठोर है। चलिए अभी तो शुरुआत ही हम लोग के यहाँ, कब खत्म होगी बहुत सारा चीज प्रश्न का आपको मिलेगा आंसर, ठीक ना। चलिए, और हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। राजभाषा को मान्यता मिली है हिंदी को किस अनुच्छेद के तहत? 343 के तहत कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और उसका लिपि क्या होगा? तो देवनागरी होगा। अब दूसरी विशेषता हम लोग देखते हैं, सामान्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं, दूसरी जो विशेषता है वह है भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं। हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट और द्वितीय विशेषता देखें, भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं। दो भागों में बांटकर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, अद्वितीय विशेषता और सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं। अच्छा, एक चीज आप कमेंट कीजिएगा, एक चीज कमेंट कीजिएगा, पढ़ने में दिक्कत नहीं ना हो रही है? शब्द थोड़ा सा कर्सिव मेरा होता है। आप बिल्कुल 5 मिनट और हम समझ रहे हैं कि इससे क्लास प्रारंभ होता है। सामान्य विशेषता में कुछ पॉइंट आप देख लें, बिल्कुल अगले क्लास के चलते आप लोग का जो है पढ़ने में दिक्कत नहीं ना होता है, इसको बताइए, थोड़ा कमेंट करके ओके करके बता दीजिए। चलिए, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पूनम कुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके कर दीजिए, थोड़ा सा कर्सिव मेरा राइटिंग होता है तो पढ़ने में, यह वर्ड पढ़ने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है? एक बार बता दीजिए। चलिए ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सामान्य विशेषता में बस 5 मिनट आप बने रहें और 5 मिनट बने रहें। तो सामान्य विशेषताएं में जो है हम लोग देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित, फिर अब एक दो से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, बड़ा लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी संविधान लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है, रिटन और जो है, रिटन मतलब क्या? लिखित, लिखित और अलिखित। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। चलिए, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसमें क्रमानुसार जो है, क्रमानुसार इसमें आज भी अगर क्रमानुसार बात होगी तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान भी हाँ लिखित है। एक में खास कुछ टिप्पणी नहीं, उसको जुडिशियरी में पढ़ाएंगे, जुडिशियरी में पढ़ाएंगे, वो पॉइंट छूटा नहीं है। अर्थ हम बोल दिए थे कि न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है कि विधायिका जो कानून बनाई, कार्यपालिका लागू करेगी, वह संविधान से अगर मेल नहीं खाएगा, मैच नहीं करेगा तो निरस्त कर देगा जुडिशियरी, न्यायपालिका, वही न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें आज भी क्रमानुसार, इसमें सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें क्रमानुसार, आज भी क्रमानुसार, ध्यान दीजिएगा, क्रमानुसार 22 भाग, 22 भाग मतलब पार्ट, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां यानी शेड्यूल, 12 अनुसूचियां हैं इसमें। जब संविधान लागू हुआ उस समय 8 अनुसूची थी, बढ़कर अभी कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो 22 भाग यानी पार्ट, 22 भाग पार्ट, अनुच्छेद यानी आर्टिकल हो गया, या शेड्यूल हो गया, शेड्यूल हो गया। तो इसमें क्रमानुसार 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कहीं कहीं भाग 25 मिलता है, उसका मतलब ये है, तो वर्तमान में आप कह सकते हैं कि वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, प्रस्तावना जिसको आत्मा कहा गया संविधान का, वर्तमान में एक प्रस्तावना, प्रस्तावना 470 अनुच्छेद, क्रमानुसार 395, इस पर हम आते हैं। 470 अनुच्छेद यानी आर्टिकल, एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। 25 भाग, कहीं कहीं भाग 25 भी कभी कभी मिलता है, और 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। 12 क्या है? अनुसूचियां हैं, 12 इसमें अनुसूचियां हैं। अब आइए इसको हम समझाते हैं। हम यहां पर लिखे कि क्रमानुसार, आज भी संविधान में 22 भाग है, ठीक है। 25 कैसे होगा इसको देखिए,
और वो विकल्प के अनुसार बनाइएगा उसको। यदि समझाने के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान में भाग हम लिख रहे हैं, भाग लिख रहे हैं कि इसमें भाग 1 भी है, नहीं भाग हम जो बढ़ा है उसी को लिखते हैं कि भाग 4 है। इसमें क्या दिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी इसमें दिया गया है भाग 4 में, और 4 का ए भी है, 4 का ए या क भी है। इसमें मौलिक कर्तव्य दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिया गया है। उसी तरह से 9 है और 9 का ए भी है या क कह सकते हैं, और इसी तरह से भाग 15 भी है, 15 भी है और 15 का क भी है, 15 का ए या क दोनों है। तब क्रमानुसार आज भी 22 भाग है। क्रमानुसार कितना भाग है, तो क्रमानुसार आज भी, क्रमानुसार यानी 1 2 3 4 5 क्रम में क्रमानुसार आज भी जो है 22 भाग ही है, 22 भाग है। और उसी तरह से अनुसूचियों की बात है, जैसे आपको आर्टिकल में अनुच्छेद में यदि बात किया जाए तो अनुच्छेद में आपका 51 भी है अंतर्राष्ट्रीय शांति, और यहाँ पर 51 का ए भी है, ए भी है, तो ये बढ़ जाएगा, काउंट हो जाएगा। या 243 क से लेकर 243 क से लेकर 16 अनुच्छेद इसमें है, तो यह बढ़ गया 243 अण तक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित है। तो इस तरह से अनुच्छेद आप, हाँ पूरा लिखिए सर, ठीक है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। आप सभी छुट्टी का कह रहे हैं कि ठीक है, उधर कोई क्लास स्टार्ट हो गया है, क्लास कोई और आपका छूट रहा है, ठीक है, 1 सवा घंटा जो है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको बात अगर लाइन ये है कि क्रमानुसार इसमें 22 भाग यानी पार्ट है, पार्ट है, यह आर्टिकल है और यह शेड्यूल है। 22 भाग 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, और कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए हम तेजी भी करेंगे, तो आज जो है ये विशेषता आपका समाप्त नहीं हो पाएगा। तो कल संविधान सभा हम लोग पढ़ेंगे, संविधान सभा पढ़ेंगे, यानी सामान्य विशेषता का अन्य पॉइंट देखने के अलावा जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तक हम लोग देखें कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें क्रमानुसार 22 भाग 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत थोड़ा सा